नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। निकारागुआ ने अपने रिलेशंस खत्म कर दिए हैं ताइवान के साथ। एक ह्यूज ब्लंडर है बाय जो बाइडन। ये सब कुछ बिल्कुल ना होता अगर जो बाइडन बहुत ज्यादा कड़े सैंक्शंस ना लगाते निकारागुआ पर। मगर मैं लिटरली यहाँ पे कहूंगा कि बाइडन ने एक बड़ी जीत थमा दी है यहाँ पर चाइना को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, क्योंकि निकारागुआ ने ये कहा है कि अब ये लोग ताइवान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए कंट्री। और अब वैसे ही आप अगर देखो गिनती के 13 के आसपास या इवन 14 के आसपास कंट्रीज बचे हैं जो ताइवान को एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री, जिनके रिलेशन है ताइवान के साथ। अब ये नंबर धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस लिस्ट में जो कंट्रीज हैं धीरे धीरे कैसे टाइम में कम हो रही है, जहां पर दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, इवन फॉर्मर प्रेसिडेंट, सब लोग कह रहे हैं कि आने वाले 3 से लेकर 4 साल में चाइना मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ी इन्वेजन करने की कोशिश करेगा ताइवान की। तो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, क्यों रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे हैं कि निकारागुआ ने रिलेशंस कट कर दिए ताइवान के साथ, और अब ये लोग सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को क्यों मानेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो सेंट्रल अमेरिका रीजन है वहां पर ज्योग्राफिकली कितने देश हम मानते हैं कि हैं, कितने देशों से मिलकर बनता है सेंट्रल अमेरिका रीजन? 7 कंट्रीज, 6 कंट्रीज, 16 कंट्रीज या फिर 10 कंट्रीज? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ निकारागुआ और यूएस के रिलेशन जो बहुत हद तक खराब हो रखे हैं आज के समय, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से कई हफ्तों पहले। नवंबर में मैंने वीडियो बनाई थी, रशिया यूएस प्रॉक्सी वॉर, बाइडन बैन्स निकारागुअन प्रेसिडेंट। बेसिकली जो बाइडन ने क्या किया कि निकारागुआ के प्रेसिडेंट को, इनके कई मिनिस्टर्स को, इनकी फैमिली को ऑल टुगेदर बैन कर दिया यूएसए में एंट्री करने से, और उसके अलावा निकारागुआ पर बहुत सारे सैंक्शंस भी इम्पोज कर दिए। ना यहाँ पर यूएस ने ये सब क्यों किया है, फिर चाइना और रशिया यहाँ पर कैसे आ गए, सब समझाऊंगा। मगर सबसे पहले निकारागुआ मैप में कहाँ पे है ये देख लो। नाउ निकारागुआ आपको मिलेगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के बीचों बीच। यहाँ पर आप देख पाओगे यह है एशिया का मैप, यह है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया से काफ़ी दूर, कई हज़ारों किलोमीटर दूर यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ में आपको मिलेगा निकारागुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, सेंट्रल अमेरिका का साइज के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। कैपिटल है इस देश की मनागुआ, और आबादी के हिसाब से आप अगर देखें तो इस देश की आबादी है 66 लाख के आसपास। नाउ ये अपने आप में एक बहुत ही ज़रा गरीब देश है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़रा है, भुखमरी काफ़ी ज़रा है, और इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर पिछले कई सालों से लगातार प्रोटेस्ट ही चल रहे हैं। आप कभी सर्च करोगे इसके बारे में, पहले तो इनके प्रोटेस्ट शुरू हुए थे 2014 में, 2014 से लेकर 2018 के प्रोटेस्ट हुए, फिर 2018 में प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट हो गए। आज भी 2021 में इनकी जनता प्रोटेस्ट कर रही है अपनी सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि हाई लेवल ऑफ करप्शन है निकारागुआ में, और जो इनके प्रेसिडेंट है डैनियल ऑर्तेगा, ये कहीं से भी प्रॉपर फेयर इलेक्शन होने नहीं देते। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो उन्होंने क्या किया, अपने देश में पहली बात तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। उसके अलावा रीसेंट इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले इन्होंने ऑपोजिशन पार्टी के सारे मेंबर को जेल में डाल दिया, जिसकी वजह से करीब 81% जो आबादी है निकारागुआ की, वो बाहर निकली ही नहीं वोट करने के लिए। बस इनके जो चुनिंदा लोग हैं इन्होंने यहाँ पर वोट किया, और ये 75% वोट से जीत गए। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये आदमी कहने को एक डेमोक्रेसी चला रहा है, मगर प्रेसिडेंट डैनियल ऑर्तेगा एक डिक्टेटर की तरह ही है। इनका कंप्लीट कंट्रोल है निकारागुआ पर, और सिंस इनके खिलाफ इतने प्रोटेस्ट हो रहे थे, यूएसए ने ये कहा कि ये आदमी डेमोक्रेसी सही से नहीं चला रहा निकारागुआ में, तो यूएस इस पर लगा देगा बहुत सारे सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डैनियल ऑर्तेगा पे नहीं आएगा, जो निकारागुआ के आम लोग हैं उन पे आने वाला है। अब जैसे ही निकारागुआ पर ये सब सैंक्शंस लगे तो ऑब्वियसली ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भागेंगे रशिया की तरफ, ये लोग भागेंगे चाइना की तरफ। और निकारागुआ ने भी यहाँ पर ये किया, इन्होंने रशिया की जो आर्मी है इनको इनवाइट कर लिया अपने देश में, जैसे वेनेजुएला ने किया था। और फिर रशिया ने ओपनली आलोचना करनी स्टार्ट कर दी यूएसए की, ये कहकर कि आप लोग निकारागुआ के इलेक्शंस को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हो। यूरोपियन यूनियन की भी आलोचना करी, और कम शब्दों में आज के समय रशिया ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली है निकारागुआ की। तो अगर यूएस थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं कहूँगा पेशेंस रखता, डिप्लोमेटिकली बात करता निकारागुआ से, इन पर सैंक्शंस ना लगाता, तो ये लोग सीधा रशिया पे ना भागते हेल्प के लिए। ना अब आप कहोगे ठीक है, रशिया की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, और ऑब्वियसली यूएसए के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि अगर रशियन सोल्जर्स निकारागुआ में मौजूद हैं तो कल को ये लोग अटैक कर सकते हैं फ्लोरिडा पर, वेरियस फॉरेन की स्टेट्स पर, टेक्सास पर, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अगर मान लीजिए रशिया ने यहाँ पर मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए, तब तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा थ्रेट है यूएस के लिए। अब अचानक से इस सब में ताइवान और चाइना कैसे आ गए? निकारागुआ ने हिस्टोरिकली हमेशा ताइवान को सपोर्ट किया है,
और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन था यूएसए के रिलेशन निकारागुआ के साथ 1960-70s में काफी अच्छे थे, तो उस वजह से निकारागुआ ने हमेशा ताइवान को सपोर्ट किया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किए। मगर अब आज के समय क्या है कि सिंस निकारागुआ पर इतने सैंक्शन लग चुके हैं कि ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को, तो इकोनॉमी को संभालने के लिए इनको एक बड़ा देश चाहिए। वो बड़ा देश रशिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि रशिया आपको वेपन्स दे देगा, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, पैसे के मामले में रशिया थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो इसलिए अब निकारागुआ की सरकार पहुंच चुकी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास, और मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में चाइना बहुत ही बड़े स्केल पर लोन और यहाँ पे फंडिंग अनाउंस कर देगा निकारागुआ की, और निकारागुआ की सरकार आराम से काम करती रहेगी बिना किसी प्रॉब्लम के रशिया और चाइना के सपोर्ट के जरिए। तो चाइना को बैठे बैठे मिल चुका है एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज। ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। ताइवान ने यह कहा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि निकारागुआ ने इनके साथ रिलेशंस तोड़ दिए ऑल टुगेदर। मगर ये सब जो जियोपॉलिटिकली हो रहा है आज के समय, इसको देखकर एज इंडियंस हमारे लिए लेसन क्या निकलता है? लेसन हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक इंडियन हैं और ये मानते हैं कि रशिया सुलह करा देगा चाइना और इंडिया के बीच में, तो क्लियरली आप जियोपॉलिटिकल समीकरण नहीं समझ रहे आज के समय। रशिया कंप्लीटली अलाइंड है चाइना के साथ। इंटरनेशनली कई कंट्रीज में ये लोग तख्ता पलट करा रहे हैं, सरकारें चेंज करवा रहे हैं, सरकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस के खिलाफ ब्लॉग्स बना रहे हैं। तो कहीं से भी कल को अगर चाइना अग्रेशन करता है इंडिया के अगेंस्ट, रशिया कुछ भी नहीं बोलने वाला, रशिया बिल्कुल ही चुप हो जाएगा। तो जियोपॉलिटिकल समीकरण काफी हद तक चेंज हो चुके हैं आज के समय। मगर मैं ये भी कहूंगा कि इस सब के बीच में इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडिया मेजर ट्रेड डील कर सकता है यूरोपियन यूनियन और यूएसए के साथ, और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। हमको सिंपली ये करना है कि आने वाले 10 साल तक किसी से वॉर लड़नी नहीं है, ना चाइना के अगेंस्ट, ना पाकिस्तान के अगेंस्ट। चुपचाप हमारे जो अच्छे रिलेशंस बनेंगे यूएस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, इसका फायदा उठाकर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। और फिर एक टाइम पे आकर चाइना का थ्रेट इतना बड़ा होगा नहीं फॉर इंडिया। और इस सब के अलावा यूएस को भी एक और बात यहाँ पर देखनी होगी कि हर जगह सैंक्शन से काम नहीं चलता। आज के समय में आपको एक बात बताऊं, रशिया जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है चाइना पर, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बराक ओबामा ने बड़े स्केल पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे रशिया पर। अगर ये सैंक्शंस इंपोज ना करते रशिया पर, तो रशियन इकोनॉमी आज भी काफी हद तक डाइवर्सिफाइड होती और ये लोग चाइना पर इतना डिपेंडेंट ना होते। तो सैंक्शंस यूएस की फॉरेन पॉलिसी को कहीं से हेल्प नहीं करते, हर्ट ही करते हैं। इंडिया के साथ भी आप अगर देख लीजिए, यूएसए एक ऐसा लॉ बना के बैठ गया है जिसके अंडर हो सकता है कि ये इंडिया पर ही सैंक्शंस लगा दे। और अब यूएसए के लोग खुद अपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज भारत पे सैंक्शंस मत लगा देना, दैट विल बी अ डिप्लोमेटिक डिजास्टर। तो देखिए, मेरे हिसाब से अब जो बाइडन को या फिर इनके बाद जो भी प्रेसिडेंट आएंगे, उनको ऑफिशियली ये बोलना होगा दुनिया को कि अब सैंक्शंस की जो डिप्लोमेसी है ये खत्म होने को आ रही है। यूएस हर जगह सैंक्शंस नहीं लगाएगा। ये यूनिलैटरल सैंक्शंस इन दी एंड यूएस का नुकसान ही करेगा और चाइना का फायदा ही करने वाला है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कितने देश आपको मिलेंगे सेंट्रल अमेरिका रीजन में, तो सही उत्तर इसका है 7। वो 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं? कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ और पनामा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारे जो देश हैं ये पार्ट है सेंट्रल अमेरिका का। नाउ सेंट्रल अमेरिका आप पूछोगे क्या अपने आप पे कोई कॉन्टिनेंट है या फिर ये नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका को बिलोंग करता है? देखिए, ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो सेंट्रल अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट माना जाता है। और ये भी जान लो कि आज है अनअकैडमी का बर्थडे। आज से 6 साल पहले अनअकैडमी एज ए स्टार्टअप शुरू हुआ था और आज के समय एक मल्टी $billion कंपनी है। इट हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली। तो 6th बर्थडे है आज के समय अनअकैडमी का, और इसलिए अनअकैडमी ने एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है। आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं 1 साल का प्लस कोर्स, चाहे यूपीएससी का हो या एसएससी का या सीडीएस का, आईआईटी, जेई, नीट, कोई भी कोर्स परचेज करते हो आज के लिए बस, तो आपको 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी मिलने वाली है। आपको सिंपली करना क्या है कि अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर जो अनअकैडमी की वेबसाइट है वो भी आप खोल सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी सीएसई, क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप अगर 12 महीने का कोर्स भी परचेज करते हैं तो 6 महीने एडिशनल आपको मिल जाएंगे। तो मतलब कि 12 महीने का जो कोर्स आपका होगा वो बन जाएगा 1.5 साल का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PG10 और प्राइसेस यहाँ पे और ज़रा गिर जाएंगे। और मैं ये बता दूं कि 6 महीने एक्सटेंशन का जो ऑफर है ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि अनअकैडमी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।